नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम रोहित है और मैं वेलकम करता हूँ आपको मेरे चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में हैं, अपना और अपने परिवार के लोगों का ध्यान रख रहे हैं और स्वस्थ हैं। दोस्तों, एक लंबे समय से कोरोना हमारे देश में अपने पीक पर है। हजारों लोगों की जानें चली गई, लाखों लोग अभी भी संक्रमित हैं। ऑक्सीजन और दवाइयों की आपूर्ति समय पर और पूरी मात्रा में नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी अभी देश के कई कोनों से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। ऑक्सीजन, दवाइयाँ, अस्पताल में बेड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हजारों लोगों की जान हम बचा पा रहे हैं। रिकवरी रेट बढ़ रही है, लेकिन उतनी भी अच्छी खबरें नहीं हैं कि खुशियाँ मनाई जाए या लापरवाही पे उतर आया जाए। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, अभी भी मास्क का लगातार प्रयोग करते रहना है। और एक नई खबर जो आ रही है कि कोरोना की तीसरी वेव आने का खतरा है, उसको लेकर के अभी से पर्याप्त तैयारियां करके रखनी है। दोस्तों, कोरोना वर्ष 2020 के मार्च महीने में लगभग भारत में एक्टिव रूप से देखा गया था। उस समय पे सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाया था। हम सब पैनिक थे, हम डरे हुए थे, हमें जानकारी नहीं थी कि कोरोना क्या बीमारी है। लगभग 3 से 4 महीने तक देश पूरी तरह बंद रहा था और हमने पहली वेव में बिना बहुत ज़्यादा नुकसान किए कोरोना को काबू कर लिया था। हकीकत यह है, कोरोना की पहली वेव कैसे काबू हुई थी कोई नहीं जानता। और उसके बाद हम इतने लापरवाह हो गए कि हम ये भूल ही गए कि वैश्विक स्तर पर अभी भी कोरोना वायरस अपना प्रभाव दिखा रहा है। कोरोना की दूसरी वेव आई, लाखों लोग दोबारा संक्रमित हुए। सरकारों के पास कोई तैयारी नहीं थी। शुरू में ना हम एक्टिव थे, ना सरकारें एक्टिव थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब देश में कई लाख केस रोज आने लगे, हजारों लोगों की मौत होने लगी, तो फिर ये आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाना, नाइट कर्फ्यू लगाना, ये सब बकवास शुरू हुई। मेरा मानना ये है कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई, ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी, क्योंकि हम इसके लिए लापरवाह थे। और दूसरा, सरकारों ने समय रहते फैसले नहीं लिए। अगर चीज़ों को समय रहते काबू करने की कोशिश की जाती, निसंदेह आज हालात उतने बुरे नहीं होते जितने अब हैं। अतः मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि भविष्य में लापरवाह ना हुआ जाए। कोरोना के लिए जो भी गाइडलाइन है, जो भी नियम है, आप सब उनका पालन कीजिए। अननेसेसरी घरों से बाहर मत निकलिए। जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो, किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में मत आइए। दूसरी चीज़, इस कोरोना ने एक नई चीज़ हमें दिखाई है। आप में से जो लोग ट्विटर पे हैं वो इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। ट्विटर पे आजकल सो कॉल्ड मसीहा लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको आश्वासन देते हैं कि आप उनको टैग कीजिए। यदि आप या आपके परिजनों में से किसी को कोरोना है, आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, या आपको हॉस्पिटल में बेड चाहिए, या आपको रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन चाहिए, या आपको कोई भी जरूरी दवाइयाँ चाहिए, आप उनको टैग कीजिए और वो आपकी मदद करेंगे। और ये खेल अभी से नहीं चल रहा, ये खेल चलते हुए लगभग 1 महीना हो गया है। जिस समय कोरोना शुरू में आया, ना लोगों को हॉस्पिटल में बेड मिल रहा था, ना ऑक्सीजन मिल रही थी, ना रेमडेसिविर के इंजेक्शंस अवेलेबल थे, ना ही बहुत सारी और भी जरूरी दवाइयाँ थी, वो नहीं मिल रही थी बाजार में। लेकिन वो लोग रोज ट्वीट कर रहे थे कि हमने इतने लोगों की मदद की, इतने लोगों को अस्पताल में बेड दिला दिया, इतने लोगों को हमने रेमडेसिविर के इंजेक्शन दिला दिए, इतने लोगों के घरों पे ऑक्सीजन पहुंचा दी। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में ट्विटर के ऐसे बहुत सारे मसीहाओं की, बहुत सारे दानवीरों की एक सूची बनाई है और उनसे पूछताछ की है। सोचिए, जिस समय देश में ऑक्सीजन उपलब्ध ही नहीं थी, ये लोगों की मदद के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर कहां से ला रहे थे। जब रेमडेसिविर बाजार में थी ही नहीं, इन्होंने लोगों को कहां से उपलब्ध करा दी। जब अस्पतालों में बेड थे ही नहीं, तो ये ट्वीट करने वाले लोगों को अस्पतालों में दाखिल कैसे करा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। समझने की कोशिश अगर हम करें, वास्तव में इन लोगों ने किसी की मदद की नहीं, और अगर की है तो इन्होंने कालाबाजारी की है। इन्होंने बहुत सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने पास रखे थे, बहुत सारे रेमडेसिविर के इंजेक्शन अपने पास रखे थे, अस्पतालों में साठ गांठ करके बेड्स खाली रखवाए हैं। और वो लोग जिनसे इनको पब्लिसिटी मिलती है, जो इनके परिचित हैं, उनको इन्होंने सामान्य संसाधनों पर पहला अधिकार दिलाया है।
बहुत सारे लोगों की मदद इन्होंने भी की है। मैं मानता हूँ सारे लोग गलत नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन इस दौरान बहुत कालाबाजारी लोगों ने की है। हमें इन लोगों से बचना है, इन लोगों को पहचानना है। मैं या मेरा कोई भी परिचित जिनसे मैंने इन सब विषयों पे बात की है, मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसने ट्विटर पे इन लोगों को टैग किया हो और उसकी कोई सहायता की गई हो। वास्तव में ये लोग उनकी मदद कर रहे थे जो इनके अपने हैं, जो इनके परिचित हैं। देश में लगभग 2 से 3% लोग ऐसे हैं जो ट्विटर पे हैं, जो ट्विटर का प्रयोग करते हैं या ट्विटर का प्रयोग करना जानते हैं। देश के गरीब लोग, मजदूर लोग ट्विटर का प्रयोग करना नहीं जानते, वो इनको ट्वीट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि उनको अस्पताल में बेड नहीं मिलेंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। संसाधनों को बांटने का काम सरकारों का है, प्रशासन का है। इसको वो करे तो बेहतर है। हर आदमी अपने हिसाब से संसाधनों पर अधिकार नहीं दिखा सकता, ये गलत है। अतः मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आगे से आप ऐसे किसी भ्रम में नहीं पड़ेंगे। दूसरा, ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि सरकारें आपको बचाएंगी, प्रशासन आपको बचाएगा। एक ऐसी बीमारी है जिसमें अपनी सुरक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे, 2 गज की दूरी बना के रखेंगे, अपना मास्क लगा के रखेंगे और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरा कंटेंट पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।